हाय गाइस, डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ट्रांसलेशन। हम एक चीज देखते हैं कि हमें हर क्लास में ट्रांसलेशन संबंधी अनेकों नियम लिखवाए जाते हैं और क्योंकि वो नियम एक व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हम उन बातों को आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने आज के इस वीडियो में कोशिश ये की है कि क्रम से ट्रांसलेशन से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाऊं। मैं ये तो नहीं कहता हूं कि ट्रांसलेशन के सालों के नियम मैं सिर्फ आज ही सिखा दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर आपसे वादा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो ट्रांसलेशन की ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों की जानकारी में आए बिना रह पाएगी। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो की एक एक बात को पूरी तरह से समझने का प्रयास करें। एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो इसको 2 बार देखें, 3 बार देखें और समय समय पर इसको देखते रहें और धीरे धीरे आप ये महसूस करेंगे कि आप वास्तव में ट्रांसलेशन से संबंधित जितनी बारीकियां हैं वो समझने लगे हैं। तो चलिए आज हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंस का मतलब क्या होता है ये समझ लें, क्योंकि टेंस का जो नाम है उसी में उसकी पहचान छिपी हुई है और क्योंकि हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमको टेंस को समझने में भी दिक्कत आती है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझ लें कि इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इंडेफिनिट शब्द डेफिनिट शब्द का विलोम होता है। अब डेफिनिट माने होता है निश्चित, तो इसका उल्टा अर्थ इंडेफिनिट का मतलब हुआ अनिश्चित। अब इस अनिश्चित शब्द को क्रिया से जोड़ करके समझिए, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब ही क्रिया है। सब कुछ, सारा अर्थ क्रिया से ही जुड़ा हुआ है। तो जब हम अनिश्चित शब्द को क्रिया से जोड़ते हैं तो अर्थ ये बनता है कि जिस क्रिया के किए जाने का समय निश्चित नहीं होता है या हमें ये नहीं पता होता है कि वाक्य में दिया गया कार्य कब हुआ है, तो वह इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे हम इसका एक उदाहरण लेकर के समझें। मोहन प्रतिदिन बाजार जाता है। वाक्य को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि मोहन के द्वारा जाने का कार्य तो हुआ, वो बाजार जाता है, प्रतिदिन जाता है, लेकिन हमें इस वाक्य से ये नहीं पता है कि जाने का कार्य सुबह के समय का है या दोपहर के समय का है या शाम के समय का है। तो यह क्रिया जो है वो अनिश्चित हो गई, ये कब होती है हमें नहीं पता है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हुए वो इंडेफिनिट टेंस के हो गए। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। कॉन्टिन्यूअस टेंस ये कंटिन्यू शब्द से बना होता है और कंटिन्यू का अर्थ होता है जो लगातार जारी हो। तो कॉन्टिन्यूअस का अर्थ हुआ कि जो लगातार चल रहा हो। अब इस लगातार जारी शब्द को क्रिया से जोड़ दीजिए और तब समझिए कि इसका क्या मतलब होता है। तो अर्थ ये बनता है कि जो कार्य लगातार जारी हो या वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो अभी तक चल रहा हो तो वह कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। सामान्य रूप से इसके अंत में रहा, रही, रहे शब्द होते हैं। अब आते हैं परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट का क्या अर्थ होता है? परफेक्ट माने होता है पूर्ण या पूरा हो जाना। अब इस पूरे हो जाने वाली बात को हम क्रिया से जोड़ करके समझते हैं। तो अर्थ ये बनता है
कि जब वाक्य ये बताए कि कार्य अभी अभी पूर्ण हो गया है तो वह परफेक्ट टेंस होता है। इसमें यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो। अगर कार्य समाप्त होने पर थोड़ा भी समय बीत गया हो तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस पहचानने में क्रिया के स्वभाव को बहुत अच्छे से समझना होता है। सीधी सी बात है कि जिस वाक्य से यह पता चले कि कार्य तुरंत समाप्त हुआ है तभी वो परफेक्ट टेंस माना जाएगा। जैसे मैंने पत्र लिख लिया है, वह घर चला गया है, मैंने किताब खरीद ली है। इस तरह के वाक्य परफेक्ट टेंस से संबंधित होते हैं। अगला और अंतिम टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हमें कुछ भी नया समझने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें कॉन्टिन्यूअस शब्द जुड़ा है, यानी कार्य जारी रहेगा। यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी पहचान होती है। तो ये एकदम कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह होता है, जैसे जुड़वा भाई, बिल्कुल एक जैसे। लेकिन ये परफेक्ट तब हो जाता है जब हमें ये बता दिया जाता है कि कार्य प्रारंभ कब से हुआ। जैसे मोहन पढ़ रहा है, अगर ये लिखा हुआ है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसमें रहा है लगा हुआ है, पढ़ाई का कार्य चल रहा है। लेकिन अगर हमको वाक्य में एक शब्द मात्र बढ़ा दिया जाए कि मोहन सुबह से पढ़ रहा है या मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो ये वाक्य तुरंत बदल जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और मैं तो ये सुझाव दूंगा कि जब भी आप लोगों को ऐसा वाक्य मिले जिससे ये पता चले कि कार्य जारी है, इसमें रहा, रही, रहे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कभी भी एकदम से उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस मत डिसाइड कीजिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाओं में बहुत अंतर होता है, जबकि वाक्य दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो जब भी आपको ये लगे कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आप उसमें यह जरूर तलाशिए कि ये कार्य कितनी देर से हो रहा है या कब से हो रहा है। अगर वो चीज नहीं मिलती है तब आप निश्चित रूप से कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगा करके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लें। और अगर समय दिख जाता है तो बिल्कुल निश्चित कर लें कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बल्कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात, परफेक्ट टेंस में कार्य तुरंत समाप्त हुआ होता है और पास्ट टेंस में सब पहले ही बीत चुका होता है, तभी तो वो पास्ट है। तो फिर पास्ट परफेक्ट कैसे निश्चित करोगे? कहने का मतलब समझिए कि परफेक्ट टेंस का मतलब कि कार्य तुरंत समाप्त हुआ हो। अब पास्ट टेंस तो पहले ही बीत चुका है, तो तुरंत कैसे समाप्त होगा? इसलिए पास्ट परफेक्ट कभी एक वाक्य से नहीं बनता है। जैसे एक उदाहरण यहां दे रहा हूं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब यहां पर मरीज मर चुका था, ये तो केवल पास्ट बनेगा। लेकिन जब इसके साथ में ये जोड़ दिया जाता है कि डॉक्टर के आने से पहले, तो इतना हिस्सा हमको ये दिखाता है कि जो मरीज की मृत्यु हुई थी वो डॉक्टर के आने के ठीक पहले पहले हुई थी, और तब ये वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाता है। यानी इसमें पहले वाला वाक्य उस दशा को दिखाता है जिसके तुरंत बाद कार्य हुआ।
मॉडल वर्ब की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि मॉडल वर्ब गिनी चुनी है। विल की सेकेंड फॉर्म वुड, शैल की सेकेंड फॉर्म शुड, मे की सेकेंड फॉर्म माइट, मस्ट, हैज टू, हैव टू, हैड टू, आट टू, ये सब मॉडल वर्ब है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है और इनका प्रयोग विशेष प्रकार के वाक्यों में होता है, जैसे आदेश देने वाले, क्षमता बताने वाले, संभावना बताने वाले। जिन वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द लगा होता है उन वाक्यों में, या मजबूरी में कोई कार्य किया जाता है ऐसे वाक्यों में। तो इन सभी मॉडल वर्ब्स का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं अपने सभी टेंस, उनकी सहायक क्रियाओं और उनके साथ में लगने वाली मुख्य क्रियाओं की, जिनके बारे में सोच करके हमारा दिमाग टायर की तरह घूमने लगता है, जबकि ये है बहुत आसान। ये मेरी पहली स्लाइड है, तो केवल एक इस स्लाइड को समझ लीजिए, सारे टेंस और वर्ब की फॉर्म्स का प्रयोग आपके समझ में आ जाएगा। हमने सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को लिया है और प्रेजेंट के साथ में हमने इंडेफिनिट को भी जोड़ा, कॉन्टिन्यूअस को भी जोड़ा, परफेक्ट को भी जोड़ा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी जोड़ा, जिनके चारों के अर्थ मैं अभी समझा चुका हूं। अब हमें ये चीज याद कर लेनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, क्योंकि हम टेंस को अगर पहचान भी लेंगे तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि हम सहायक क्रिया क्या लगाएं और उसके साथ में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाएं। और मैंने बताया सब्जेक्ट तो कार्य करने वाला होता है, ये तो कोई भी बड़ी आसानी से समझ लेता है। सबसे कठिन चीज होती है सही सहायक क्रिया और सही मुख्य क्रिया लगाने की। तो अगर हम ये चीज याद कर लेते हैं तो हमारे लिए ट्रांसलेशन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो ये बात आप अपने मन में कैसे भी बिठा लीजिए कि कौन से टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है। इससे आपको बहुत से फायदे होने वाले हैं। हम सहायक क्रिया देख करके ही इंग्लिश के वाक्य को हम ये बता सकते हैं कि ये कौन से टेंस का है। तो सहायक क्रिया किसी भी टेंस की अलग अलग होती है। तो हमें यहां पर सबसे पहले सहायक क्रिया सीखनी है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डज या डू। डज का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, डू का प्रयोग बहुवचन के साथ किया जाता है और इन सहायक क्रियाओं के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जिसमें कार्य लगातार जारी रहता है। इसकी सहायक क्रिया होती है इज, एम या आर। इज एक वचन के लिए होता है, एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ किया जाता है, आई के साथ दूसरी कोई सहायक क्रिया नहीं लगती है। आर बहुवचन के लिए होता है और इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट टेंस में हैज या हैव का प्रयोग होता है। हैज का प्रयोग एक वचन सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, हैव का प्रयोग बहुवचन सब्जेक्ट के लिए किया जाता है और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब बात कर लेते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया में केवल बीन बढ़ा दिया जाता है, जैसे हैज बीन एक वचन के लिए, हैव बीन बहुवचन के लिए और वर्ब की वही फॉर्म लगती है जो कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगती है, यानी आईएनजी फॉर्म। अब आते हैं दूसरे टेंस पर। दूसरा टेंस है हमारा पास्ट और हम पास्ट के साथ में चारों को जोड़ देते हैं तो बन जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस,
पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर आपने पहली स्लाइड यानी प्रेजेंट टेंस की जो भी सहायक क्रियाएं थी उनको देख लिया है, याद कर लिया है, तो आपको पास्ट टेंस की सहायक क्रियाएं नहीं याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि पास्ट टेंस में प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रियाओं की सेकेंड फॉर्म लग जाती है। अब जिसको वर्ब की सेकेंड फॉर्म पता होंगी वो काहे याद करेगा प्रेजेंट टेंस की याद करनी, उसी के सारे पास्ट अपने आप याद हो गई। जैसे पास्ट इंडेफिनिट में डू या डज की सेकेंड फॉर्म डिड सहायक क्रिया है और वर्ब की वही फॉर्म है जो पहली थी यानी फर्स्ट फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर की सेकेंड फॉर्म वाज या वर होगी और आईएनजी फॉर्म लगेगी। पास्ट परफेक्ट में हैज या हैव की सेकेंड फॉर्म हैड सहायक क्रिया होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन बढ़ा दिया जाता है तो हैड बीन सहायक क्रिया है और वर्ब की वही आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पर। फ्यूचर के साथ जब चारों टेंस हम जोड़ देते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनकर के सामने आते हैं। फ्यूचर टेंस मॉडल वर्ब से संबंधित होता है और इसकी सहायक क्रियाएं मॉडल वर्ब से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है विल या शैल। विल और शैल दो सहायक क्रियाएं हैं और ध्यान दीजिए शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ होता है, बाकी सभी प्रोनाउंस या नाउन के साथ में विल का प्रयोग होता है। और वर्ब पहले की तरह ही है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की सहायक क्रिया विल या शैल, साथ में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की सहायक क्रिया साथ में बी बढ़ जाएगा यानी विल बी, शैल बी और साथ में आईएनजी फॉर्म लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट में विल और शैल के साथ हैव बढ़ गया यानी विल हैव या शैल हैव, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन सहायक क्रिया के रूप में होती हैं और इसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। जितनी सहायक क्रियाएं हैं उनमें से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रियाएं ही सबसे अधिक संख्या में होती हैं। इसमें 3 शब्द होते हैं, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और यहाँ पर एक चीज और आपको बता दें कि जब भी सहायक क्रिया में एक से अधिक शब्द होते हैं और हम लोगों को नॉट लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे? सोचिए विल हैव है और आपको नॉट लगानी है, तो विल हैव नॉट लिखेंगे? नहीं, गलत हो जाएगा। हम लिखेंगे विल नॉट हैव, तब हमारा नेगेटिव बनेगा। ऐसे ही नीचे की सहायक क्रिया में देखें विल हैव बीन लिखा हुआ है, अगर हमें नॉट लगाना हो इसमें तो हम कैसे लगाएंगे? हम लिखेंगे विल नॉट हैव बीन। अगर इसके अलावा कहीं नॉट लगाते हैं तो वो गलत होगा। तो ये भी आज साथ में ध्यान रख लें कि जब सहायक क्रिया में 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं तो नॉट का प्रयोग पहली सहायक क्रिया के तुरंत बाद होता है। ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ब होती है, इसलिए वर्ब पे एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। हम लोग हमेशा ध्यान दें, इंडेफिनिट टेंस चाहे जो सा भी हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन इसका एक अपवाद है। केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगती है, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में क्योंकि डिड लग जाता है और डिड क्या हो गई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। भाई डू की सेकेंड फॉर्म डिड हो गई। तो जब एक सेकेंड फॉर्म लग जाती है तब उसके साथ में कभी भी दूसरी सेकेंड फॉर्म लगाई ही नहीं जाती है, इसलिए वहां पर तो हमको मजबूरी में फर्स्ट फॉर्म करना पड़ता है।
लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए वहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है। कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है और परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो ये बात भी अपने मन में बिठा लें कि किस टेंस में हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करना है। अब कुछ बातें खंभा देवी की तरह अपने मन में स्थापित कर लीजिए। हम लोग सबसे अधिक प्रयोग पास्ट टेंस का करते हैं। आप लोग ध्यान दें, जब दो या दो से अधिक लोग कई दिन बाद आपस में मिलते हैं तब वो वर्तमान और भविष्य की बातें बहुत कम करते हैं, लेकिन बीते दिनों में क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ गए, क्या देखा, ये चर्चाएं बहुत करते हैं। तो हम लोगों की जो बातें होती हैं उनमें पास्ट टेंस की बातें सबसे ज्यादा अधिक होती हैं। इसलिए इंग्लिश ग्रामर में सबसे अधिक ध्यान पास्ट टेंस पर देना चाहिए। दूसरी बात, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर को ध्यान से समझना चाहिए। मैंने अभी बताने का प्रयास किया था, गलतियां सबसे ज्यादा लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में ही करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी अकेला नहीं होता है, उसके साथ में दो वाक्य होते हैं, तो उसकी तो पहचान ही अलग हो गई। चलिए अब आपको हम हिंदी के वाक्यों में टेंस को कैसे पहचाना जाता है इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे पहला वाक्य हमारा है, रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब है, तो इस वाक्य के अंत में जो देख रहे हैं है, इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट टेंस है का मतलब प्रेजेंट टेंस। लेकिन अब वर्ब को समझ लीजिए कि रमेश विद्यालय कब जाता है, इस वाक्य में स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। वे कह रहा है कि रमेश प्रतिदिन विद्यालय जाता है, लेकिन विद्यालय जाता कितने बजे है, क्या समय है उसके जाने का, सुबह का समय है कि दोपहर का समय है कि इवनिंग स्कूल जाता है। तो क्रिया जब तक ये ना मालूम पड़े कब हो रही है, किस समय हो रही है, तब तक वो क्रिया अनिश्चित काल की मानी जाती है, इसलिए ये हमारा इंडेफिनिट टेंस हुआ। अगला उदाहरण देखिए, नेहा ने एक पत्र लिख लिया है। अब इस वाक्य को समझिए, हमें जो भी जवाब मिलेगा वो हमारे वाक्य से ही मिल जाएगा। नेहा ने एक पत्र लिख लिया है, अब इसको समझ के कहिए कि लिख लिया है मतलब लिखने का कार्य समाप्त हो गया है। तो अब इस वाक्य के अंत में देखिए है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस हो गया। लिख लिया है ये बताता है कि पत्र लिखने का कार्य बिल्कुल अभी अभी पूर्ण हुआ है, इसलिए यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हुआ। अगला उदाहरण, स्वाति घर में पढ़ रही थी। पढ़ रही थी मतलब कार्य चल रहा था, समय पुराना है लेकिन उस समय में कार्य ये बता रहा है कि खत्म नहीं किया था उसने, उसका कार्य जारी था। तो अब इस वाक्य के अंत में देखिए, थी का मतलब ये हुआ कि ये पास्ट टेंस है, था, थी, थे, ये पास्ट टेंस के होते हैं। और पढ़ रही ये बताता है कि पढ़ने का कार्य अभी हो रहा है, वो भले ही भूतकाल में था लेकिन उसका कार्य समाप्त नहीं हुआ था, वो पढ़ रही थी। तो क्योंकि ये अभी पूरा नहीं हुआ है इसलिए यह वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। अगला वाक्य, विमल 2 घंटे से खेल रहा था। अब देखो खेल रहा था, फिर लिखा है पीछे 2 घंटे से। कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बिल्कुल ये मान के चलिए कि एक बारीक सा अंतर है। पिछले वाक्य में समय नहीं था लेकिन इस वाक्य में यह बता दिया गया कि 2 घंटे से खेल रहा था, यानी उसके खेलने का कार्य 2 घंटा पहले प्रारंभ हुआ था।
तो अब इस वाक्य के अंत में देखिए था, मतलब ये हुआ कि ये पास्ट टेंस है। और खेल रहा ये बताता है कि खेलने का कार्य अभी भी हो रहा था और पूरा नहीं हुआ था। और इसमें खेल प्रारंभ होने का समय भी दिया गया है जो कि 2 घंटे पहले से दिखा रहा है। इसलिए यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हुआ। अगला उदाहरण, मेरा भाई घर जा चुका था। ये वाक्य मैंने जानबूझ करके यहां पे रखा है ताकि आप लोगों को उस गलती से बचा सकूं जो सबसे ज्यादा कर देते हैं। बहुत से लोग ये पढ़े होते हैं कि परफेक्ट टेंस के अंत में चुका, चुकी, चुके इत्यादि आता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। अंत में था है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस है। और कई बार लोग चुका शब्द देखकर कहते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट है, पर इसमें कार्य क्योंकि पहले हो चुका है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट वाक्य हुआ। मैंने अभी बताया था कि पास्ट परफेक्ट होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके ठीक पहले या इसके ठीक बाद में क्या हुआ था। यानी हम इस वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट के नियमों से बनाएंगे कि मेरा भाई माई ब्रदर जा चुका था, मतलब वेंट, घर होम, माई ब्रदर वेंट होम, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। ट्रांसलेशन से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे ये वाक्य हमारा है, भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है लिखा हुआ है, ये बताता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन खड़ा ये शब्द जब देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि क्रिया है क्या। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो खड़ा है तो वो लगातार खड़ा ही है। खड़ा होना भी एक कार्य है जो लगातार चल रहा है। तो क्योंकि खड़े होने का कार्य लगातार चल रहा है इसलिए ये वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। और समझिए, कुछ और ऐसे हैं जिनमें रहा, रही, रहे का प्रयोग नहीं होता है, जैसे लेटा है, बैठा है, पड़ा है, या लेटा था, बैठा था, पड़ा था। तो ये क्रियाएं जो हैं वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही होंगी। ये बात बिल्कुल अपने मन में रखिए। चलिए अब थोड़ी सी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए। पहला वाक्य मिल रहा है, मेरे पिताजी गांव जाते हैं, यानी माई फादर। मेरे पिताजी की इंग्लिश क्या होगी? माई फादर। अब हम लोग आते हैं वर्ब वाले सेक्शन पर। जाते हैं, हैं मतलब प्रेजेंट टेंस। जाते हैं, जाने का कोई समय पता नहीं है कि वो कब जाते हैं। सुबह जाते हैं कि दोपहर में जाते हैं कि शाम को जाते हैं। जब क्रिया के करने का कोई समय ना पता हो तब वो इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। तो माई फादर, और क्योंकि एक वचन है इसलिए जाने की अंग्रेजी होती है गो, और इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो हम लिखेंगे गो। और एक वचन जब भी करता हो तो एस या ईएस बढ़ा देते हैं। वो नियम हम हमेशा मन में रखें अपने। माई फादर गोज। अब गांव जाते हैं, टू, कहीं अगर कोई व्यक्ति जाता है तो प्रीपोजिशन टू लगती है। तो माई फादर गोज टू, और गांव की अंग्रेजी होगी VILLAGE, विलेज। और ये हमारा वाक्य बन गया, मेरे पिताजी गांव जाते हैं, माई फादर गोज टू विलेज। दूसरा वाक्य, मैंने एक किताब खरीदी। अब यहां पर थोड़ा सा नए सिरे से समझिए। मैंने एक किताब खरीदी, इसके बाद में ना तो है जो ये प्रेजेंट टेंस का हमको बताता, ना इसके अंत में कहीं पर था, थी, थे लिखा हुआ है जो हमको ये पास्ट टेंस बताता, ना इसके अंत में गा, गी, गे है जो हमको फ्यूचर टेंस बताता। क्योंकि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की यही सब पहचान होती है।
अगर है, हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस, अगर था, थी, थे तो ये पास्ट टेंस, अंत में गा, गी, गे तो ये हो गया फ्यूचर टेंस। लेकिन यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं है। मैंने एक किताब खरीदी। वाक्य को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये लग तो ये रहा कि मैंने किताब खरीदी होगी कभी, पुरानी बात हो गई। लेकिन अब इसको या इस तरह के जितने भी वाक्य आने वाले समय में आएंगे, हम उनको कैसे डील करेंगे? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और लीक से हट करके है, वो भी अपने मन में बिठा लीजिए कि जब वर्ब के अंत में बड़ा आ, बड़ी ई या ए की मात्रा लगी हो और वहीं पे वाक्य खत्म हो गया हो, तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट होगा। जब वाक्य के अंत में बड़ी ई, बड़ा आ या ए की मात्रा हो तो वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो अब हम इसको बनाते हैं। मैंने का मतलब होता है मैं, इसलिए हो गया आई। फिर आते हैं सीधे वर्ब पर, खरीदी, क्योंकि ये पास्ट टेंस है और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है नहीं ये, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस है ये, और मैंने पहले बताया है कि पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। तो बाई माने खरीदना, सेकेंड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट, क्या खरीदी? एक किताब, ये ऑब्जेक्ट है, तो ए बुक, और ये हमारा वाक्य बन गया कि मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट ए बुक। अब अगला वाक्य, मेरे घर पहुंचने से पहले वह सो गया था। वाक्य समझिए, हमने पहले को अंडरलाइन कर दिया है। पहले का मतलब ये होता है कि ये कंजक्शन की तरह लगा हुआ है और इसके आगे और पीछे दो वाक्य हैं। वह सो गया था, क्योंकि इसके साथ में एक कंडीशन लगा दी गई, मेरे घर पहुंचने से पहले, इसलिए वह सो गया था जो वाक्य है वो हो गया परफेक्ट टेंस। और साथ में जो कंडीशन लगी होती है वो पास्ट इंडेफिनिट की ही होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यही वाक्य बनाएंगे कि वह सो गया था। तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि वह सो गया था परफेक्ट टेंस का कंफर्म हुआ है, तो वह की अंग्रेजी हुई ही, सहायक क्रिया हैड, सोने की इंग्लिश होती है स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट यानी SLEPT, स्लेप्ट। ही हैड स्लेप्ट, वह सो गया था या वह सो चुका था। पहले की अंग्रेजी BEFORE, बिफोर। और मेरे घर पहुंचने से, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, इसमें दो ही शब्द है, मेरे यानी हमारा हो गया शब्द आई, घर वो ऑब्जेक्ट है, पहुंचना, पहुंचने की सेकेंड फॉर्म, रीच माने होता है पहुंचना, और रीच की सेकेंड फॉर्म होती है REACHED, रीच्ड, और घर HOME, होम। ये सेंटेंस हमारा बन गया, ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड होम। इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आज का यह वीडियो ट्रांसलेशन के नियमों के ऊपर था। अब कम से कम मुझे इतना यकीन है कि जब मैं आगे ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप सभी लोग इन नियमों को सीख करके बैठे होंगे, और जितनी आसानी से मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको समझाऊंगा उतनी ही आसानी से आप सभी लोग ट्रांसलेशन समझ भी पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें। हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।